Hello everyone, how are you? This is Vikas Kumar. I welcome you all in my channel Vikas Tutorial. And today I have brought exercise 118 from Oxford Current English Grammar. And this topic is related to common errors. Common errors is the blend of all different types of topics: noun, pronoun, verb, adjective, preposition, conjunction, and many more. And I solve these questions here one by one, and you will learn some rules, regulation, trick from these topics that will be applied by you in your exams and you will get good marks in it. कहने का मतलब है कि आप जो है इस एक्सरसाइज 118 को देखिए। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने के लिए मिलेगी, बहुत सारे रूल रेगुलेशन आप इसका सीख सकते हैं और सीखने के बाद आप इसको अपने एग्ज़ाम्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। देखिए लिखा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंस है उसको करेक्ट करना है, यानी कि एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ऑल द सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट, सारे के सारे सेंटेंसेस इनकरेक्ट है और आपको सुधार कर सही कर देना है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। देखिए द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड हर एक जगह सही लग रहा है, ठीक है। पेन के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया, माइटियर लिखा, देन लिखा, बट स्वॉर्ड जो है, स्वॉर्ड भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है। जैसे पेन एक इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, वैसे ही स्वॉर्ड एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है। और टूल्स या इंस्ट्रूमेंट के पहले जो है द का इस्तेमाल किया जाता है, तो द जो है यहाँ पर छूटा हुआ है, यानी आर्टिकल का एरर है इस क्वेश्चन में। सही आंसर होगा द पेन इज माइटियर दैन द स्वॉर्ड। द लगाएंगे और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अब इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है। 10th क्लास के एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन करके दे दिया जाता है। आर्टिकल आ जाएगा ए एंड द भरने के लिए, एक जगह खाली रहेगा और आपको उसमें से चुन के भरना होगा। और सिर्फ 10th क्लास में ही नहीं, 12th में भी आ सकता है, 8 में भी आ सकता है, 9 में भी आ सकता है। चूँकि ये जो ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है वो क्लास 8 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए बहुत सही है। अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आपको ये सब जानना चाहिए, और स्टूडेंट अगर नहीं है तब भी आपको इंग्लिश की जानकारी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आज के डेट में इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बिजनेसमैन हो या सरकारी नौकरी कर रहे हों या तैयारी कर रहे हों, ठीक है, या आप कहीं चपरासी भी हैं तब भी आपको इंग्लिश जानने की ज़रूरत है आज के डेट में। अगर आप इंग्लिश जानते हैं, समझते हैं, आप बोल सकते हैं, तो इससे आपका बॉस आपके अंडर में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। चलिए देखिए, ही द पेन इज माइटियर दैन द स्वॉर्ड, ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर टू ब्लेम। चलिए देखते हैं। एज वेल एज एक प्रीपोजिशन है। मैंने बहुतों बार इस तरह के क्वेश्चंस को प्रीवियस सेक्शंस में कराए हैं। एज वेल एज जो है ये एक प्रीपोजिशन है। जब भी एक प्रीपोजिशन से दो दो सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं, एक्चुअल में दूसरा वाला जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होता नहीं है, उसको मैं ऑब्जेक्ट कहता हूँ। इसी प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट होता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब कभी भी एग्री नहीं कराया जाता है, ठीक है। तो आर जो लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ ही के अकॉर्डिंग जो है चलना चाहिए था और इज हो जाना चाहिए था। तो सही आंसर जो है इसका आर काट के इस बैठाएंगे। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज टू ब्लेम, वह उसके साथ साथ उसके दोस्तों को भी ब्लेम करना है, या वह और उसके दोस्त लोग किसी को ब्लेम करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है 3, आई पैक्ड माई लगेज। लगेज में एस लगाया हुआ है, यहाँ देखिए लगेज में एस नहीं लगता है। जैसे फर्नीचर में एस नहीं लगता है, इंफॉर्मेशन में एस नहीं लगता है, न्यूज में ऑलरेडी लगा हुआ रहता है, वो सिंगुलर होता है, पब्लिक में एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लगेज में भी एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ लगेज होता है, लगेज नहीं होता है। तो ये वाला एस हटाइए और आपका सेंटेंस जो है दैट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। आई थिंक कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन। कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका, अमेरिका इज नॉट अ थिंग, अमेरिका इज नॉट एनी इन्वेंशन, so we will not write here invented, here we will write discovered.
डिस्कवर्ड होगा खोज करना, जो चीज़ पहले से ही अस्तित्व में है, दैट इज ऑलरेडी इज इन एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड, वी यूज डिस्कवर वर्ड फॉर दैट पार्टिकुलर टर्म। तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर इन्वेंटेड की जगह डिस्कवर का इस्तेमाल करेंगे। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, नॉट दैट इन्वेंटेड। इन्वेंटेड नहीं होगा, डिस्कवर्ड होगा। नेक्स्ट है ही हैज़ गोट हेडक। देखिए गेट हेडक, जबकि होता है गेट ए हेडक। ये एक आइडियोमेटिक फ्रेज है, इसमें चेंजेस नहीं करना चाहिए। तो गोट के बाद ए लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ए नहीं लगाएंगे आइडियोमेटिक एरर आ जाएगा और ये इसका गलत पार्ट है। ही हैज़ गोट अ हेडक होगा। चलिए 6 नंबर में देखते हैं, माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। देखिए माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ब्रिक्स जो है वो हमेशा ब्रिक ही होता है, ठीक है। ब्रिक्स नहीं लिखा जाता है, जैसे ब्रेड को ब्रेड्स नहीं लिखा जाता है। ब्रेड्स को अगर आप कहीं ब्रेड्स लिखा हुआ देखते हैं, तुरंत ही पकड़ लीजिए। अगर ऐसा कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है कि ब्रेड को ब्रेड्स लिखता है, तुरंत उसको अकोस्ट करिए, टोकिए, ठीक है, कि सर ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होता है, ब्रिक का ब्रिक्स नहीं लिखा जाता है। सिर्फ क्या होगा तो ब्रिक होगा। ब्रिक आप लिखिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। माई हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक, ईंट का बना हुआ मेरा घर है। ब्रिक सिर्फ लिखेंगे, ब्रिक्स नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है डॉग इज़ यूजफुलर दैन कैट। देखिए यहाँ यूजफुलर लिखा हुआ है, यूजफुल से बनाया यूजफुलर। मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाता हूँ कि एक सिलेबल नाम का टर्म होता है इंग्लिश में। सिलेबल वो टर्म होता है जिसमें वॉवेल के साउंड को समझा जाता है, उसको काउंट किया जाता है। यूजफुल 2 सिलेबल हो गया। अगर कोई वर्ड 2 सिलेबल का है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मोर का इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। यानी कि डॉग इज़ मोर यूजफुल दैन कैट, ये होना चाहिए। डॉग इज़ मोर यूजफुल दैन कैट, क्योंकि ये 2 सिलेबल का है इसलिए यूजफुलर नहीं हो सकता है। चलिए 8 नंबर में देखते हैं, सी इज़ अ 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल। सी इज़ अ 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल। अगर होता है सी इज़ 10 ईयर्स ओल्ड तब तो सही हो जाता। सी इज़ 10 ईयर्स ओल्ड होता तब तो सही हो जाता, लेकिन सी इज़ 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल लिखा है। देखिए ऐसे फ्रेजेस में 10 ईयर्स ओल्ड जो लिखा है इसमें ईयर्स नहीं होता है। जैसे ए 10 रुपी नोट, ये वाला जो है पिछले बार में मैंने डिस्कस किया है। ए 10 रुपी नोट, रुपीज़ नहीं होता है। जैसे 10 रुपये वाला एक नोट है, तो वैसे 10 साल की एक लड़की है तो ईयर्स नहीं होगा, सिर्फ ईयर होगा। 10 ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए, बार बार इसको प्रैक्टिस करने से ही आपके अंदर परफेक्शन आ सकता है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। आप कहीं पर भी इस बात का डिस्कशंस कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे तरह से लिख पाएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इंग्लिश को आप सिर्फ रूल्स पढ़ के नहीं जीत सकते हैं या उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि आप प्रैक्टिस ना करें। डेली आपको प्रैक्टिस करना होगा, डेली जो है प्रैक्टिस करिए। और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है मुझसे सवाल करते हैं, सर आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, आप कैसे पढ़ते हैं? तो भाई मेहनत करो, मेहनत करके ही तुम्हारी इंग्लिश को अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। बिना मेहनत करे कुछ नहीं हो सकता है। शॉर्टकट, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन द लाइफ टू गेट सक्सेस। सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मेहनत करिए, मेहनत से क्यों पीछे भाग रहे हैं? मेहनत करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा और आप इंग्लिश में अच्छे भी हो सकते हैं। बट प्रैक्टिस तो आपको करना ही होगा। ऐसा कैसे होगा कि आप इंग्लिश आपकी अच्छी भी हो जाए और आप पढ़े भी ना? ये तो इम्पॉसिबल है कि आप पढ़े भी नहीं और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाए, नहीं हो सकता है। आपको मेहनत खुद ही करना होगा, बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पढ़िए, आपके इस जर्नी में मैं आपको सपोर्ट करूँगा। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगा आप मुझसे पूछिए, संपर्क करिए। बेशक आप
धीरे धीरे सीख पाएंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में है माई टूथ इज़ पेनिंग। माई टूथ इज़ पेनिंग, देखिए टूथ इज़ पेनिंग, पेनिंग नहीं होता है, ठीक है। बॉडी के लिए आप पेन लिख सकते हैं, टूथ के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ACHING लिखिए, एकिंग। माई टूथ इज़ एकिंग, मेरे दांत में दर्द है। माई टूथ इज़ एकिंग, पेनिंग नहीं होता है। पेनिंग जो है बॉडी के लिए आप लिख सकते हैं, शरीर के किसी और अंग के लिए आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एकिंग लिखिए दांत के दर्द के लिए। नेक्स्ट है ही नीड्स नॉट गो देयर। ही नीड्स नॉट गो देयर, यहाँ देखिए आप ध्यान से कि नीड्स क्या है, तो V5 है और V5 के बाद नोट तुरंत आया है, इसलिए सेंटेंस गलत है। या तो आप इसको डज नॉट नीड लिखिए, डज नॉट नीड, डज लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, फिर नीड लिखेंगे, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। और नहीं तो दूसरा एक और उपाय है, आप इस नीड्स को नीड में चेंज कर दीजिए। नीड में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा मॉडल, जैसे कैन, कुड, शुड, वुड होता है, उसके तुरंत बाद नोट लगाया जाता है। तो मॉडल के बाद जैसे ही आप नोट लगा देते हैं वो सही हो जाता है। तो नीड्स को चेंज करके नीड में बदल देंगे, क्योंकि नीड जो है वो दोनों काम करता है। आप अब हर किसी को नहीं बदल सकते हैं। अब यहाँ इट लिखा हुआ होगा, प्ले लिखा हुआ होगा, प्लेज होगा, इट्स होगा, तो उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीड जो है वो दोनों तरह से काम करता है, या तो मॉडल के रूप में भी काम करता है या फिर मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। तो यहाँ पर मेन वर्ब में ही क्या किया है, एस लगा दिया, जो कि गलत है। जैसे मेन वर्ब होता है इट्स, इट्स में नोट नहीं लगाया जाता, तो नीड में भी, नीड्स में भी नोट नहीं लगाएंगे। नीड में इसको सुधारने के लिए एस को हटाएंगे और ये मॉडल बनाएंगे। मॉडल बनाने के बाद ये बिल्कुल सही होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, सी फिनिश्ड हर वर्क व्हेन आई मेट। देखिए सी फिनिश्ड हर वर्क व्हेन आई मेट हर, तो डबल डबल काम हो रहा है। जब मैं उससे से मिला, सी फिनिश्ड हर वर्क, तो उसने अपना काम कर लिया। देखिए जब भी दो वर्क होता है, एक के बाद दूसरा होता है, तो जो पहला वाला वर्क होता है, चूँकि इस लड़की ने पहले ही अपना काम कर लिया, ये पहला वर्क है, और जब मैं उससे मिला, ये दूसरा वर्क है, तो पहले वाले को रखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको कहेंगे, जबकि ये वाला जो होगा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो व्हेन आई मेट हर, ये तो ठीक है क्योंकि ये तो पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में, बट ये वाला गलत है क्योंकि ये काम पहले ही हो गया है। जब काम पहले ही हो जाए तो उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ छूटा हुआ है हैड, हैड लगाएंगे और ये मेरा सेंटेंस सही होगा। सी हैड फिनिश्ड हर वर्क व्हेन आई मेट हर। तो ये जो है, लेकिन अभी इसमें एक लोचा और है, एक समस्या इसमें ये आ जाती है कि कभी कभी इधर भी V2 लिखा हुआ रहता है और इधर भी V2 लिखा हुआ रहता है। वो कब होता है, जब एक काम होता है, पहले वाला काम होता है और दूसरा वाला काम जो है उसी का परिणाम होता है। उस केस में दोनों साइड में आपको V2 रखना होता है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। एक काम हो गया, दूसरा काम जो हुआ उसके वजह से हुआ, पहले वाले की वजह से हुआ, तब दोनों ही केस में हम लोग वर्ब सेकंड की फॉर्म लिखते हैं, पास्ट एंड डेफिनेट में बनाते हैं। जैसे ऐसे हो सकता है कि व्हेन टीचर entered द क्लास, टीचर entered द क्लास, स्टूडेंट्स गोट अप, बच्चे खड़े हो गए। तो बच्चे खड़े क्यों हुए, टीचर के आने के वजह से बच्चे खड़े हुए, यानी कि दूसरा काम जो बच्चों का खड़ा होना हो रहा है वो टीचर के वजह से हो रहा है। तो दोनों ही सेंटेंस को रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, आप याद रखिएगा। जो नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए इंग्लिश हार्ड हो सकता है, या जिनको अभी तक अच्छा टीचर नहीं मिला है उनके लिए हार्ड हो सकता है। लेकिन अगर आप अच्छे टीचर के संपर्क में चले जाते हैं जो आपको अच्छे तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो फिर आपके लिए इंग्लिश बहुत ही आसान हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी ही हेल्प द ब्लाइंड्स। देखिए द भी लगा, ब्लाइंड्स भी लगा, जबकि ब्लाइंड जो है एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस नहीं लगाया जाता है, तो सिर्फ ब्लाइंड ही लिखेंगे, ब्लाइंड्स नहीं लिखेंगे। ही हेल्प द ब्लाइंड, द लगाने से प्लूरल बन जाता है, ब्लाइंड का प्लूरल द ब्लाइंड। पुअर जो है उसका प्लूरल अगर बनाना चाहते हैं तो द लगाइए शुरू में, पुअर में एस लगाएंगे, गलत हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है इट आर द बॉयज़। देखिए इट के बाद हमेशा जो लगता है वो इज होता है, तो इट आर द बॉयज़ गलत है, इट इज़ द बॉयज़। नेक्स्ट है आई विल राइट यू फ्रॉम नेपाल, तो आई विल राइट टू यू होगा। प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं राइट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है। यू ऑब्जेक्ट है, तो आई विल राइट टू यू फ्रॉम नेपाल, मैं तुमको नेपाल से पत्र लिखूंगा। नेक्स्ट है ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा व्हाट कैन आई डू। ये एक नरेशन है और नरेशन में कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ देखिए WH वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग भरवाया, इससे क्या बनता है, ये इंट्रोगेटिव बन जाता है, इसलिए इसको चेंज करना होगा और आई को लिखना होगा पहले, कैन को लिखना होगा उसके बाद। बट यहाँ पर देखिए ये पास्ट टेंस में है, V2 लगा हुआ है पास्ट में, इसलिए कैन भी गलत हो जाएगा। यहाँ शुद्ध करेंगे इसको कुड लगा के, ठीक है। यानी कि ही आस्क्ड मी व्हाट आई कुड डू, व्हाट आई कुड डू। आई को लाइए इधर, कैन को उधर ले जा करके कुड बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम कॉन्फिडेंट टू विन। अच्छा सॉरी ये है 16 नंबर। ए ब्यूटीफुल फेस इज ऑफन कंपेयर्ड विद द मून। एक सुंदर चेहरे को हमेशा मून के साथ कंपेयर किया जाता है। कंपेयर्ड वर्ड के बाद, कंपेयर्ड के बाद जो है टू का इस्तेमाल करते हैं, तो ए ब्यूटीफुल फेस इज ऑफन कंपेयर्ड टू द मून होगा, ठीक है। विथ मून गलत है, कंपेयर्ड टू मून होगा। 17 में देखिए आई एम कॉन्फिडेंट टू विन। कॉन्फिडेंट टू विन, इस आई के साथ एम लगा है तो ये तो सही है, टू विन भी सही है, सॉरी टू विन गलत है यहाँ पे। कॉन्फिडेंट एक प्रीपोजिशन है, सॉरी कॉन्फिडेंट जो है एडजेक्टिव है, इसके बाद जो है टू गलत है, यहाँ पर ऑफ होगा। एक फिक्स प्रीपोजिशन टॉपिक है जिसमें पार्टिकुलर शब्दों के बाद, वर्ड्स के बाद जो है उसमें एक प्रीपोजिशन फिट किया जाता है और वो उसका सूटेबल होता है, जिसको फिक्स कहते हैं, चेंज नहीं होता है वो। यानी कि यहाँ पर चेंज कर दिया, कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ लगाएंगे। नेक्स्ट है ही इम्प्रेस्ड मी बाय हिज गुड बिहेवियर, तो बाय गलत है। ही इम्प्रेस्ड मी, उसने मुझे इम्प्रेस कर लिया विथ हिज गुड बिहेवियर्स, अपने अच्छे व्यवहार से। विथ लगाएंगे, बाय गलत है, इम्प्रेस के बाद विथ लगाएंगे। नेक्स्ट है दिस ऑल मैंगोज आर रोटेन। देखिए दिस ऑल मैंगोज आर रोटेन, इसमें क्या है ना कि पोजीशन दोनों का चेंज कर दिया गया है। एक होता है प्री डिटरमाइनर, एक होता है मिड डिटरमाइनर, एक होता है पोस्ट डिटरमाइनर। तो यहाँ पर जो होगा ऑल पहले होगा, उसके बाद दीज होगा, दीज मैंगोज। इसमें ऑल जो होगा ये प्री डिटरमाइनर होगा और ये पोस्ट डिटरमाइनर होगा। तो ऑल दीज मैंगोज आर रोटेन, ये इसका सही क्रम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, ही टॉक्स एज इफ जब लगा तो यहाँ पर इज नहीं होगा, क्योंकि एक कंडीशनल टाइप का सेंटेंस है। ही टॉक्स एज इफ, वह ऐसी बातें करता है जैसे मानो कि वह राजा हो। इस केस में हम लोग वेयर का इस्तेमाल करते हैं। ही टॉक्स एज इफ, एज दो या एज इफ के साथ वेयर लगाना है। इसको बोला जाता है सब्जंक्टिव मूड। आपने नहीं पढ़ा होगा सब्जंक्टिव मूड, बट मूड 4 तरह के होते हैं, ठीक है। उसमें एक मूड है सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड को ही कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट कराना यहाँ पे, यानी कि ही के साथ अगर आप इज लगाते हैं या वाज लगाते हैं तो एग्रीमेंट हो गया, जबकि हमको एग्रीमेंट नहीं कराना होता इस केस में। डिसएग्रीमेंट कराइए, यानी कि वाज के जगह पर क्या लगाइए, वेयर लगाइए, तब डिसएग्रीमेंट होगा। 20 नंबर हो गया। उसके बाद देखते हैं 21, ही स्टॉप्ड टू रीड। वह पढ़ने के लिए रुका, ये लिखा हुआ है वह पढ़ने के लिए रुका, ही स्टॉप्ड टू रीड, जबकि यहाँ लिखना चाहिए था वह पढ़ना रोक दिया, पढ़ना बंद कर दिया। ही स्टॉप्ड रीडिंग। टू रीड का मतलब है रुका उस काम को करने के लिए, ठीक है। रीडिंग का मतलब है कि उस काम ही को रोक दिया। जैसे और इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, एक और हो सकता है, जैसे आई स्टॉप्ड टू स्मोक। इसका मतलब हो गया कि मैं रुका सिगरेट पीने के लिए।
आई स्टॉप्ड टू स्मोक, मैं रुका सिगरेट पीने के लिए। बट अगर मैं लिखता हूँ कि आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, इसका मतलब मैंने पीना बंद कर दिया, पीना ही रोक दिया। ठीक है, तो ये फ़र्क है दोनों में, ही स्टॉप्ड टू रीड और ही स्टॉप्ड रीडिंग। तो रुका पढ़ने के लिए नहीं, यहाँ पर राइटर ये कहना चाहता है कि वह पढ़ना बंद कर दिया, ही स्टॉप्ड रीडिंग। नेक्स्ट है इफ़ ओनली ही कैन स्विम, तो कैन की जगह लगाएंगे कुड। इफ़ ओनली, ठीक है, ये भी एक तरह के इफ़ ओनली का मतलब होता है कि काश वह तैर पाता, पास्ट में हाइपोथेटिकल है, पास्ट के चीज़ों को वर्णन करता है कि इफ़ ओनली, काश के ऐसा होता, ही कुड स्विम, वह तैर पाता। तो इसके लिए जो है कैन की जगह हम लोग कुड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है ही इज़ गोइंग टू होम। होम जो है एक एडवर्ब होता है, होम एक एडवर्ब है और एक नाउन भी है, बट यहाँ पर एक एडवर्ब है इसलिए टू नहीं लगाएंगे। किसी भी एडवर्ब के पहले टू नहीं लगाया जाता है। जैसे आप लिखते हैं ही इज़ गोइंग देयर, ही इज़ गोइंग देयर आप लिखते हैं तो देयर के पहले तो टू नहीं लगाते हैं, टू हेयर देयर के पहले नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक एडवर्ब है। तो जिस तरह से देयर हेयर एक एडवर्ब है, वैसे ही होम भी एक एडवर्ब है और इसके पहले टू लगाना गलत है। चलिए नेक्स्ट है आवर ओनली गाइड। आवर ओनली गाइड वेयर द स्टार्स, तो यहाँ देखिए वेयर लगाया है स्टार्स के अकॉर्डिंग, बट गाइड के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाएंगे हम लोग वाज। ओनली गाइड वाज द स्टार्स, ओनली गाइड, गाइड सब्जेक्ट है यहाँ पर, इसलिए गाइड के अकॉर्डिंग वाज लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट है शिप आफ्टर शिप वेयर सेलिंग बाई। शिप आफ्टर शिप, अगर दो नाउन का रिपीटेशन हो और बीच में एक आफ्टर लग जाए या प्रीपोजिशन लग जाए तो हमेशा वर्ब जो है वो सिंगुलर होता है, यानी कि यहाँ पर वाज लगाएंगे, वर नहीं लगाएंगे। शिप आफ्टर शिप वाज सेलिंग, शिप आफ्टर शिप का मतलब हो गया जहाज पर जहाज जो है चलाए जा रहे थे, तो वाज लगाएंगे। नेक्स्ट है ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स, वह अपने वादों का पक्का है। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड, नॉट वर्ड्स। यहाँ जो वर्ड में एस लगाया हुआ है ये गलत है। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड, ये सही है। ही बेट द डॉग बाई ए स्टिक। नेक्स्ट है ही बेट द डॉग, उसने कुत्ते को पीटा बाई ए स्टिक। जब हाथ में कोई सामान लेके पीटते हैं या काम करते हैं तो उसके लिए हम लोग विथ का इस्तेमाल करते हैं, तो बाई गलत है, विथ सही है। ही बेट द डॉग विथ ए स्टिक, उसने छड़ी से कुत्ते को पीटा। नेक्स्ट है ईच ऑफ यू, तो यू के अकॉर्डिंग नो लगा दिया, यहाँ देखिए गलत है। ईच के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? नोज होना चाहिए था। ईच हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ हम लोग भी 5 का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नो की जगह नोज लगाएंगे। ईच ऑफ यू नोज द फैक्ट, इसका डिस्कशन मैंने और भी पहले किया है। नेक्स्ट है ही डिड नथिंग बट प्लेड। यहाँ देखिए डिड के बाद जो है ना हमेशा भी वन लगता है, आप याद रखिए। डिड के बाद हमेशा भी वन लगता है, डू डज और डिड के बाद हमेशा भी वन लगता है। तो ही डिड नथिंग बट प्ले, प्ले लगाएंगे, सही होगा। ईडी को हटाएंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ही वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन। अपॉइंटेड के बाद एज नहीं लगाते हैं, रूल है कि अपॉइंटेड के बाद एज नहीं लगाया जाता है। ही वॉज अपॉइंटेड ए चेयरमैन आप लिख सकते हैं या सिर्फ चेयरमैन आप लिख सकते हैं। ही वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन, उसको चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। के रूप में का इंग्लिश एज लगाना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ हर बर्थ डेट। बर्थ डेट नहीं होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है। तो व्हाट इज़ हर डेट ऑफ, द डेट ऑफ द बर्थ, ये होना चाहिए द डेट ऑफ द बर्थ, इतना बड़ा होना चाहिए। व्हाट इज़ हर द डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज़ द डेट ऑफ हर बर्थ, ये होना चाहिए। व्हाट इज़ द डेट ऑफ हर बर्थ होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये गलत लिखा हुआ है, बर्थ डेट नहीं होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, द डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट है कोलकाता इज़ टू द ईस्ट ऑफ इंडिया।
भारत के ईस्ट में कोलकाता है, यहाँ टू गलत हो गया, इन सही है। कोलकाता इज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, भारत के ईस्ट में कोलकाता है। नेक्स्ट है ही कैन टॉक इंग्लिश वेल, ही कैन टॉक इंग्लिश वेल, वह अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकता है, बातचीत कर सकता है नहीं, ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल, वह अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल। तो ये होगा इसका। नेक्स्ट है दिस इज अ फाइन पोएट्री, दिस इज अ फाइन पोएट्री, पोएट्री के पहले ए नहीं लगाते हैं, और अगर ए लगाते हैं तो उसको लिखते हैं ए पीस ऑफ पोएट्री। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज अ फाइन पीस ऑफ पोएट्री, दिस इज ए पीस ऑफ, दिस इज फाइन पीस, फाइन पीस लगाएंगे, फाइन पीस ऑफ पोएट्री। जैसे ब्रेड के पहले ए नहीं लगाते हैं, ए पीस ऑफ ब्रेड लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे ए फाइन पीस ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट है द बॉय डिड नॉट नो हाउ टू कट द पेंसिल, पेंसिल काटने की बात चल रही है। देखिए पेंसिल काटने के लिए हम लोग कट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, शार्प करते हैं, छीलते हैं उसको, शार्प करते हैं, तो शार्पेन लिखेंगे, शार्पेन, हाउ टू शार्पन द पेंसिल, ये सही होगा। नेक्स्ट है 36 नंबर, ही प्लेज गुड, वह अच्छे तरह से खेलता है, ही प्लेज वेल, वह गुड, गुड एडजेक्टिव है, जबकि वेल क्या है, एडवर्ब है। वेल एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, यहाँ पर ही गुड नहीं है, प्लेस गुड है, तो प्लेस गुड है यानी प्ले वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव नहीं एक एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो एडवर्ब है वेल, जबकि गुड जो है हमेशा एक एडजेक्टिव है, इसलिए ही प्लेज वेल लिखेंगे, गुड नहीं लिखेंगे। हाँ ही इज़ गुड आप लिख सकते हैं, ही इज़ गुड, क्योंकि ही अच्छा है यहाँ पे, बट यहाँ पर तो प्ले अच्छा है ना, खेलता बढ़िया है, तो जब खेलता बढ़िया है तो बढ़िया खेलने के लिए एडवर्ब लगाएंगे, क्योंकि खेलना एक वर्ब है। नेक्स्ट है आई होप टू सिक्योर गुड मार्क, आई होप टू सिक्योर गुड मार्क नहीं होता है, अच्छे नंबर लाने के लिए मार्क्स लिखते हैं, हमेशा मार्क्स ही लिखते हैं नंबर के संदर्भ में, अंक के संदर्भ में, अच्छा जो मार्क्स लाया मार्क्स होता है, मार्क नहीं होता है, तो यहाँ सुधारिए, मार्क्स करिए। नेक्स्ट है ही सैट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की छाया में, अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे, अंडर या तो पोजिशनली कोई चीज़ डाउन है तो वहाँ पर अंडर लिखते हैं, या कोई चीज़ पूरी तरह से ऊपर से ढका हुआ है तब उसको अंडर लिखते हैं, बट यहाँ पर पेड़ की छाया में क्या लिखेंगे, इन द शेड ऑफ ट्री, अंडर नहीं, इन द शेड ऑफ ट्री, ठीक है, अंडर गलत है। नेक्स्ट है नॉट ओनली आई लॉस्ट माई टिकट बट ऑल्सो माई बैग, यहाँ पर देखिए इसको पेयर कंजंक्शन बोलते हैं, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट एल्सो आता है, और इसमें रूल ये है कि नॉट ओनली जहाँ आएगा वहीं पर बट एल्सो आएगा। कैसे, नॉट ओनली जिसके पहले आएगा बट एल्सो भी उसी के पहले आएगा। यहाँ देखिए माई बैग, माई बैग जो है इसके पहले आया है बट एल्सो, बट यहाँ पर नॉट ओनली आया है आई के पहले, जबकि इसको नॉट ओनली जो है इसको आना चाहिए था माई टिकट के पहले, यानी कि सही इसका होना चाहिए था आई लॉस्ट नॉट ओनली माई टिकट, मैंने केवल मेरा टिकट ही नहीं खोया बट आल्सो माई बैग, मेरा बैग भी भूला गया। तो नॉट ओनली का पोजीशन चेंज करके माई टिकट के पहले फिट करेंगे, यानी लिखेंगे आई लॉस्ट नॉट ओनली माई टिकट बट आल्सो माई बैग। रूल समझिए इसका, ठीक है, कि रूल क्या होता है कि जिसके पहले बट एल्सो है उसी के पहले नॉट ओनली भी होना चाहिए। ये एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के पहले भी इसको रखना पड़ेगा, और नहीं तो दूसरा एक और तरीका हो सकता है, नॉट ओनली आई लॉस्ट माई बैग बट एल्सो आई लॉस्ट माई बैग। अब इस तरह से बनाइए,
यहाँ आई के पहले बट एल्सो हो गया, यहाँ भी आई के पहले नॉट ओनली हो गया, लेकिन ये थोड़ा पेचीदा हो गया, इसको मैंने सुधारा नहीं, इसको मैंने पूरा सेंटेंस को ही चेंज कर दिया। तो बट एल्सो अगर माई बैग के पहले है तो नॉट ओनली को भी माई टिकट के पहले हो जाना चाहिए। ये सही तरीका है। पोजिशनली एरर है, पोजिशनली एरर। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी पोएट्रीज हैव यू लर्नड। हाउ मेनी पोएट्रीज, पोएट्रीज नहीं लिखते हैं, हमेशा क्या लिखते हैं, पोअम्स लिखते हैं। पोयम भी नहीं पढ़ते हैं इसको, पोअम्स। ठीक है, तो पोअम्स हाउ मेनी पोअम्स हैव यू लर्नड, ये होगा इसका सही। पोएट्री के जगह हम लोग पोअम्स लिखेंगे। तो ये आपका 40-40 क्वेश्चंस था, जिसको 1 बाय 1 करके मैंने डील किया। अगर इसको आप वीकली या 15 दिन पर भी, फोर्टनाइट पर भी अगर आप इसको रिवीजन कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश जो है सुधर जाएगी, अच्छी हो जाएगी। क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं है, आप इसके ऊपर कमांड कर पाएँ, ओवरकम इसको आप कर पाएँ। चलिए, अगर आपने हमारी वीडियोस को यहाँ तक देखा तो आप बेशक एक स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने की इच्छा आपके अंदर है, और हमारे लिए बहुत ही आप इम्पोर्टेंट भी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। आप इसको अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अगर वो इंग्लिश की तैयारी करते हों, पढ़ते हों। ठीक है, अगली सीरीज़ में मैं इसी का 119 एक्सरसाइज लेकर आऊँगा, 119। उसमें भी आपको 40 से 50 क्वेश्चन होगा, आप उसको पढ़िएगा, समझिएगा। चलिए, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।